हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एस्टेट 2020 के लेवल 1, 2, 3 के मैथ्स पेडागोजी के सवाल। ये सवाल कुछ ही थे तो इसलिए इन्हें एक ही वीडियो में एक साथ डिस्कस कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट कौन सी है असेस करने के लिए लर्नर की करंट नॉलेज, यानी एक लर्नर है और उसका अभी का क्या स्तर है करंट नॉलेज, यानी कि जो उसके संज्ञानात्मक चीज को देखा जा रहा है। कॉग्निटिव नॉलेज यानी किसी कॉन्सेप्ट को लेकर उसे कितना आ रहा है, कंसेप्चुअल नॉलेज, वो हमें असेस करनी है। उसको असेस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? क्या रेमेडियल तरीका अच्छा है, उपचारात्मक, सम्मेटिव संकलनात्मक, डायग्नोस्टिक निदानात्मक और अफेक्टिव प्रभावात्मक? अफेक्टिव जो है ना वो तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि अफेक्टिव जो है वो इमोशन से रिलेटेड है और यहाँ तो हमें बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करना है जो कि संज्ञान से रिलेटेड है। तो इमोशन से रिलेटेड अफेक्टिव जो कि संवेगों पे आधारित है वो तो हो ही नहीं सकती। अब हम आ जाते हैं डायग्नोस्टिक और रेमेडियल पे, निदानात्मक और उपचारात्मक में। जो डायग्नोस्टिक होती है ना वो हमारी बिफोर लर्निंग, यानी अधिगम शुरू होने से पहले आपने बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शन दी, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसे शुरू करने से पहले आप जो है उस डायग्नोस्टिक करते हो और देखते हो स्टूडेंट को लर्निंग में कोई डिफिकल्टी आई है क्या, या फिर उसका जो प्रीवियस नॉलेज, उसके प्रीवियस कॉन्सेप्ट कितने थे और क्या उसमें। इस तरीके से आप डायग्नोस करके अपने स्टूडेंट को फिर आप रेमेडी प्रोवाइड करते हो, उपचार देते हो। किसी टॉपिक पे उसे दिक्कत आ रही है तो उस तरीके का आप रेमेडियल इंस्ट्रक्शन मटेरियल उसे प्रोवाइड करोगे, उस तरीके की उसको एक्टिविटी दोगे, उस तरीके का उसे एक्सपीरियंस प्रोवाइड करोगे। सो डायग्नोस्टिक बिफोर लर्निंग हो गई और रेमेडियल डायग्नोस्टिक के बाद होती है। अब देखते हैं हमारी सम्मेटिव। सम्मेटिव जैसे हमारा नाम बता रहा है, सम यानी जोड़। ये जो होती है ये हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया उसके बाद, यानी कि आपने सारा इंस्ट्रक्शंस दे दी है, उसके बाद आप लर्निंग हो गई है, उसका अधिगम हो गया, उसके बाद आप जांच रहे हैं कि स्टूडेंट को कितना आया, कितना उसे समझ में आया। तो ये सम्मेटिव होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है हमारा टर्मिनल एग्जामिनेशंस। वो हमारे एग्जाम यानी एक टर्म के बाद, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, आपने एक पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया, एक कंटेंट पढ़ाया, उसके बाद उस टर्म के बाद आपने एक एग्जाम लिया, उससे असेस किया स्टूडेंट को कितना आ रहा है, तो वो कहलाती है हमारी सम्मेटिव असेसमेंट। वो एक आफ्टर लर्निंग उसके बाद असेस की जाती है कि उसे कितनी आई। तो हमें असेस करना है कि एक लर्नर की करंट नॉलेज को कि उसे कितनी आ गई है, तो उसमें हम यूज करेंगे सम्मेटिव असेसमेंट। इसका आंसर है सम्मेटिव। दूसरा सवाल, निम्न में से कौन सा कथन विकल्प गलत है? हमें देखना है कि गलत कौन सा है। पहला, मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है। ये तो सही है। इवेल्युएशन, हमें सबसे पहले 3 कॉन्सेप्ट देखने हैं। देखिए, एक होता है मेजरमेंट, उसके बाद होता है असेसमेंट और उसके ऊपर होता है हमारा इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट है जैसे कि एक बच्चा ले लिया, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसके हिंदी में मार्क्स आए हैं 4200 में से, इंग्लिश में आए हैं 40, तो ये हमने उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उसकी मेजर करी कि उसे कितना आ रहा है। असेसमेंट में अगर हम उस बच्चे को उसका रैंक बताते हैं कि क्लास में ये इतने लेवल पे है, या फिर हम उसको बताते हैं कि क्लास में ये लेवल पे इतना है, और तो वो कहलाता है असेसमेंट। इवेल्युएशन असेसमेंट से बड़ी चीज है। इवेल्युएशन के अंदर हम देखते हैं कि हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। अगर हम उस बच्चे की उस असेसमेंट के साथ हम एक वैल्यू और अटैच करते हैं, यानी कि अगर हमने असेस किया कि फर्स्ट टर्म में एक बच्चे के एग्जाम में इतने मार्क्स आ रहे थे और सेकंड टर्म में इतने मार्क्स आ रहे थे, और उसके साथ हमने वैल्यू अटैच की कि हमारे सेकंड टर्म में मार्क्स ज्यादा आए हैं, तो उसको वो कहलाएगा इवेल्युएशन। हमने कोई वैल्यू अटैच की है, हमने वैल्यू से देखा कि हाँ उसकी इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं है। तो मेजरमेंट सिर्फ मार्क्स को असेस करना है, असेसमेंट रैंक ऑर्डर आपस में कंपैरिजन ये सब करना है, इवेल्युएशन वैल्यू अटैचमेंट है। इवेल्युएशन सिर्फ मार्क्स जो होती है उसके आधार पर ही नहीं होती। इवेल्युएशन जो होती है वो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की भी होती है कि वो कितने अचीव किए गए। उस इवेल्युएशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मूल्यांकन से हम पाठ्यक्रम
में नई नई चीज़ें ऐड करते हैं और देखते हैं क्या कमी है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, यानी ये बात तो सही है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उद्देश्य को नापना इसका बड़ा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। इसका केवल सब्जेक्ट सेंटर्ड और सब्जेक्ट की कितनी बच्चे को मास्टरी हुई है वो नहीं है, इसका उद्देश्य बड़ा है, तो ये उद्देश्य केंद्रित होता है। ये बात सही है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बताना कौन सा विकल्प नहीं है, गलत है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन का प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे गाइडेंस टीचर को भी मिलती है, करिकुलम को भी मिलती है, टीचर को भी बताया कि कैसे उसे अपना करिकुलम साइकोलॉजिकली और लॉजिकली रिलेट करते हुए चलना है, तो वो मूल्यांकन से ही पता चलता है। और कहाँ गैप्स रह रहे हैं, किनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अगर इवेल्युएशन होगा तभी पता चलेगा। तो ये क्या हमने कोई ऑब्जेक्टिव ऐसे लिख लिए जो बिल्कुल अचीवेबल नहीं है, तो वो भी हम मूल्यांकन करेंगे तभी पता चलेगा और उस तरीके से मार्गदर्शन प्रोवाइड होगा। तो ये बात तो सही है, ये आंसर नहीं हो सकता। मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल विषय वस्तु पर केंद्रित होती है, ये गलत है। मूल्यांकन की प्रक्रिया बड़ी है, हमने जैसे इसमें भी देखा, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। विषय वस्तु पर आधारित तो केवल हमारी असेसमेंट, मेजरमेंट ये सब होती हैं, ये दो छोटे कॉन्सेप्ट है। मूल्यांकन तो एक बहुत बड़ी चीज है, जो इसके अंदर ये दोनों चीजें सम्मिलित है, तो केवल विषय वस्तु पर नहीं होती, ये बड़ी है, जैसे कि हमने इस पाई चार्ट में देखा, तो ये इसका आंसर है। ये स्टेटमेंट गलत है, ये इसका आंसर है। नेचर ऑफ मैथ्स, मैथ्स की प्रकृति क्या है? ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट गलत लिखा है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ए आएगा यहाँ पे। अमूर्त है, हाँ ये तो है। अब आगे देखते हैं, इलॉजिकल है, ये तो गलत है। मैथ्स एक लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट है, हम कहते भी हैं कि एक इसमें एक लॉजिक है, हर चीज का एक डेफिनेट आंसर है, तो ये इलॉजिकल कैसे हो सकता है? नॉन स्पेसिफिक, अविशिष्ट, अविशिष्ट नहीं है, ये स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ नॉलेज है, एक ढंग से आप इसमें सोचते हैं, आप जो है वो चीजों को केवल कहे सुने से आधारित इसका ज्ञान की निर्माण नहीं होता, ये एक स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि साइंटिफिक है। अनअरेंज्ड है, गलत, ये अरेंज्ड है, यानी कि सिक्वेंशियल है। ये इसमें एक कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कि अगर हमारा काउंटिंग है, फिर आपके नंबर ऑपरेशंस आ गए, फिर आपने नंबर इन ऑपरेशंस को आपने जो है फ्रैक्शंस, डेसिमल्स पे लगाया, तो टॉपिक्स तो इसमें अरेंज है ना, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है ना, जैसे कैसे कैसे वो धीरे धीरे स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड लेवल पे कैसे होती है, प्राइमरी लेवल पे, और फिर कैसे सेकेंडरी लेवल पे वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाते हैं और मोर कॉम्प्लेक्स होते और ज्यादा उनका नेचर एब्स्ट्रैक्ट होता चला जाता है, तो वो कहलाता है और दिखाता है कि मैथ्स का नेचर जो है वो अरेंज्ड है। तो ये तो आंसर नहीं है, हाँ मैथ्स का नेचर हमारा एब्स्ट्रैक्ट है। अमूर्त, अमूर्त से आधारित ये है कि जैसे कि अगर हम देखा जाए, अगर हम देखें 5, ये लिखा हुआ है, ये अपने आप में तो 5 रबड़, 5 पेंसिल, 5 बच्चे, 5, तो ये काउंटिंग, ये सिंबल जो है ना इस तरीके का बनाया है, ये एक बच्चे को समझ में आना कि इससे 5 की अवधारणा का कॉन्सेप्ट की इनका निर्माण करना, वो कहलाता है हमारा मैथ्स का लॉजिकल नेचर, यानी कि 5 उसे सामने कॉन्क्रीट रूप में उसके एग्जाम्पल दिखाई देते हैं, मगर एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बना लेना कि अगर मैं इस तरीके का चित्र बनाऊंगा तो इससे 5 चीजें होंगी, तो ये जो कहलाता है ये एब्स्ट्रैक्ट कराता है। और मैथ्स जो होता है वो हाईली एब्स्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट, जैसे कि ये निशान जो है ये जमा है, चीजों को जोड़ने के लिए है, तो इसके लॉजिक नेचर, इसकी ये लैंग्वेज है, यही तो एब्स्ट्रैक्ट है, यही तो हमें बच्चे को धीरे धीरे कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से सिखाते हुए हमें इस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ही मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसका आंसर हुआ एब्स्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ मैथ्स इज एब्स्ट्रैक्ट। यह न केवल संभव है वरन गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक भी है, यह कथन किसका है? अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तो ये काफी आप जितना ऐसी स्टेटमेंट्स, आप जो मैथ्स की पेडागोजी से रिलेटेड बुक्स हैं उनको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा ये किसने कहा था, क्योंकि ये कोई से भी आ सकते हैं। तो इसमें ये है कि ये स्टेटमेंट जो दी थी ये हार्वर्ड ने दी थी, ये जर्मन फिलोसोफर थे। बस यही है कि कोई भी स्टेटमेंट आ जाएगी, मगर आपको थोड़ा, आप पढ़ते रहेंगे उन बुक्स को बार बार, तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट थी तो शायद इसने दे सकती है, क्योंकि ये काफी फोकस्ड इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। अब हम करते हैं लेवल 2 से रिलेटेड सवाल।
निम्न में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? अब ये है पीआई, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को समझना हो ना, तो इसको सबसे पहले आप दो तरीके की ये होती है, एक होती है लीनियर प्रोग्रामिंग और एक होती है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। लीनियर जो थी वो दी थी स्किनर ने, जिसको आपने साइकोलॉजी में काफी पढ़ा भी होगा, और ऑपरेंट कंडीशनिंग की जिसने बात की है। और ब्रांच जो दी थी वो नॉर्मन क्राउडर ने दी थी। ठीक है, अब स्किनर की लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, यानी कि आपने एक स्टेप सीखा, उसके बाद एक छोटा सा स्टेप है, उसके बाद आपको पता चला एक कोर्स मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, जिसको फ्रेम्स कहा जाता है, और उसके बाद एक के बाद उन्हें पेश करना लाइन में, इसलिए इसे लीनियर कहा जाता है। और जैसे आपने एक स्टेप कर लिया, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स मिला, तो फिर आप सेकंड स्टेप पे चले गए, फिर ऐसे ऐसे आपको रिस्पॉन्स आपने दिया और वो रिस्पॉन्स सही है तो आप थर्ड स्टेप पे चले गए। ऐसे आप टर्मिनल बिहेवियर पे आ जाते हो। एक एंट्री बिहेवियर होता है जिसमें आप सीखने के लिए शुरू करते हैं, और एक एंड में होता है टर्मिनल बिहेवियर जो कि आप सीख कर निकलते हैं। नॉर्मन क्राउडर ने कहा कि ब्रांचिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपने एक स्टेप सीखा, ठीक है, उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे आपने जवाब दिया, अगर आपका जवाब सही है तब तो आप सेकंड स्टेप पे आ गए। अगर आपका जवाब जो है वो गलत है तो आप दोबारा फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यहाँ पे आपको रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी, यानी आपको समझाया जाएगा कि आपका जवाब जो आपने गलत दिया तो वो क्यों दिया। फिर दोबारा आप फर्स्ट स्टेप पे आओगे, फिर सेकंड पे आओगे, और सेकंड में इस बार जब आओगे तो आपको एक न्यू मटेरियल, सेकंड का न्यू सवाल आएगा। अब आपने अगर उसे सही कर दिया तब आप थर्ड स्टेप पे चले जाओगे। तो ये एक ब्रांच है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो इस तरीके की ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग उसने दी। इसके अंदर जो हमारा कंटेंट मैटर होता है उसको एक स्मॉल स्टेप्स में दिया जाता है, सेल्फ पेस में आप करते हैं, यानी अपनी स्पीड से आप करते रहते हैं, आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता रहता है, आप सही है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो है, जैसे इग्नू का कोर्स मटेरियल जो होता है वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, यानी उसमें एक ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक के अंदर यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स को फिर उन्होंने छोटे छोटे लेसन्स में डिवाइड किया होता है। लेसन के अंदर भी टॉपिक्स डिवाइडेड होते हैं। उस टॉपिक के बाद आपके असेसमेंट वाले आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप करके देखते हैं, अगर आपको सही आते हैं तो पीछे जवाब दिए होते हैं, आप अपनी लर्निंग चेक कर लेते हैं। अगर आपके आंसर गलत होते हैं तो आप दोबारा जो स्टार्टिंग का मटेरियल होता है उसको पढ़ते हैं, उस टॉपिक को, और फिर दोबारा उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को याद करने के लिए आप इग्नू के मटेरियल का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि वो स्मॉल स्टेप पे था, सेल्फ पेज था, इंसान कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, हर कोई इंडिविजुअली पढ़ रहा है तो वो कर रहा है, इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है, आपको पता चल रहा है कि आपको एंड में सवाल देने के साथ साथ एक टॉपिक के बाद भी एक सवाल दिए गए हैं, तो आपको पता चल जाता है ये टॉपिक, हाँ अगर आप सही जवाब दे रहे हो तो हाँ मुझे समझ में आ गया, गलत दे रहे हो तो आपको पता चल जाएगा आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। एब्स्ट्रैक्शन, अमूर्तता का कोई सिद्धांत नहीं है, इस पे ऐसा कोई स्टेप नहीं होता, तो इसका आंसर ये है। अननोन से नोन की तरफ जाना, ये कौन से टीचिंग मेथड में यूज होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड में, यानी प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में ये कुछ ऐसा अननोन टू नोन नहीं होता। डेमोन्स्ट्रेशन में तो कोई नोन है, कोई रियल एग्जाम्पल है, उसको आप दिखा रहे हो, तो वो आपने जैसे कि करके दिखाया कि पानी, आपने जैसे करके दिखाया कि एक फ्लैनल, एक जियो बोर्ड लिया और इस तरीके से आपने उसमें ट्रायंगल बनाकर दिखाए धागे से उसके ऊपर, तो आपने एक डेमोन्स्ट्रेट किया, एक रियल एग्जांपल को यूज किया, तो नोन को यूज किया ना आपने, अननोन टू नोन नहीं है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड एक साइंटिफिक मेथड होता है। इसके अंदर जो होते हैं, हम किसी भी प्रॉब्लम होती है उसकी हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं, और हाइपोथेसिस अगर आप टेस्ट करके आपके वो जो होती है हाइपोथेसिस, अगर टेस्ट करके आप एक कंक्लूजन निकालते हैं, अगर वो कंक्लूजन सही है तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है, वरना रिजेक्ट हो जाती है। तो एक्सपेरिमेंटल, जैसे हम साइंस में करते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे कि हमने जैसे कि फिजिक्स के एग्जांपल होते हैं कि लेंस लगा होता है और उसके बाद हम कहते हैं कि अगर हमने ऑब्जेक्ट है, कैंडल है, अगर हमने वो फोकल लेंथ के पास रखी तो इमेज यहाँ पे बननी चाहिए। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, तो आप अगर ऐसी बनती है तो आप वो हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वरना रिजेक्ट कर लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड भी ऐसा नहीं है कि अननोन से नोन की तरफ जाया जाए। सिंथेटिक मेथड यानी संश्लेषण विधि। एनालिटिकल मेथड यानी विश्लेषण विधि। एनालिटिकल मेथड जो होता है ना, इसे होता है तोड़ कर देखना, तोड़ना छोटे भाग में।
यानी कि आपने जो चीजों को है, अननोन चीजों को आपने छोटी छोटी नोन चीजों में तोड़ लिया। ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया, बहुत सारे ट्रायंगल्स लिए और उसके बाद आपने ट्रायंगल से डी से बच्चे से कहा कि इनको नापो। ठीक है, ये अननोन चीज थी। फिर बच्चे ने इस तरीके से बच्चे से एडिशन करवाया इनका, उन कटिंग को काट के, और बच्चे ने फिर कंक्लूड किया कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो आप एक अननोन से आप नोन की तरफ गए, आपने टुकड़ों में बांटा और फिर आपने एक कंक्लूजन रीच किया। तो ये एनालिटिकल मेथड है। सिंथेटिक मेथड जो होता है ना, वो इसके अपोजिट होता है। आप नोन से अननोन की तरफ जाते हैं, आप जो है उल्टा करते हैं, आप जो है चीजों को जोड़ कर देखते हैं इसमें। जैसे इसमें हमने क्या किया था, ये ट्रायंगल हमने तोड़े ना, ऐसे तोड़ दिए छोटे छोटों में, फिर हमने उन छोटे छोटे पार्टों को एनालाइज किया और फिर जोड़कर जो हमने ये तोड़ा, हमने नोन भागों में तोड़ दिया और फिर हमने ये जो अंडरस्टैंडिंग बनाई जोड़कर कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये अंडरस्टैंडिंग सिंथेसिस है, संश्लेषण है। और ये ट्रायंगल को तोड़ना, अननोन ट्रायंगल्स को पार्ट्स में तोड़ना, ये एनालिसिस है। एक और सवाल आया था कि एनालिसिस जो है उसके बाद क्या उसे फॉलो करता है, तो वो सिंथेसिस करता है। तो एनालिटिकल मेथड को फॉलो करता है सिंथेटिक मेथड। तो ये आप इस एग्जांपल से याद कर सकते हैं। और इसमें हमें बताना है अननोन से नोन की तरफ जाना, यानी वो है ये अननोन चीजें हैं, जानते हुए नोन टुकड़ों में बांटना, ये है एनालिटिकल मेथड। इसका आंसर ये है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फंडामेंटल प्रोसेस इन अर्थमेटिक, ये किसने डेवलप किया था? ये डेवलप किया था जीटी बसवेल और लियोनार्ड जॉन ने। ये इलिनियोस के थे। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आप बार बार अगर बुक्स के मैथ्स पेडागोजी की रिलेटेड बुक्स देखेंगे तो आप थोड़ा बहुत रीडिंग करते रहेंगे तो आपको दिमाग में ये रहेगा। काफी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, मतलब काफी रटन प्रक्रिया का ये सवाल है। आप जिसको याद रहेगा वो तो इसका जवाब दे देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन का एक जनरल आइडिया ये है कि अगर आपको याद रखना है तो उन बुक्स को पढ़िए, आपके सामने से गुजरेगा तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया रहेगा, हाँ ये देखा था। आप ऑप्शंस में से थोड़ा छाट पाएंगे, हाँ थोड़ा बहुत ये देख रखा है। तो उस तरीके से आप डिस्क्रिमिनेटिंग वैल्यू से आप थोड़ा नोन वाले के पास जाके थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं और आंसर सही भी हो सकता है। किसी पाठ योजना में उद्देश्य को किस रूप में लिखा जाना चाहिए? एक लेसन प्लान है, उसमें हमें एम लिखनी है। तो एम को लिखने का तरीका क्या है? एम को लिखने का तरीका है हमें व्यवहार में लिखना चाहिए। इसका आंसर व्यवहार इसलिए है क्योंकि व्यवहार जो है उसको हम माप सकते हैं, वो ऑब्जर्वेबल होता है, वो दिखता है और उसको हम डेफिनेट टर्म्स में, जैसे कि ये हमारी ब्लूम ने टेक्सोनॉमी दी थी। ब्लूम ने ये टेक्सोनॉमी दी थी कॉग्निटिव डोमेन की, यानी संज्ञानात्मक एरिया जो था उसकी टर्मिनोलॉजी दी थी। सबसे पहला होता है नॉलेज, यानी ज्ञान। ज्ञान को नापने के लिए उसने कहा कि ये हमारी एक्शन वर्ब्स है जिसको यूज करते हुए हम जो है अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स विल रिकॉल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल, दे विल रिकॉग्नाइज एंड लिस्ट राइट। ऐसे उसके बाद आता है कॉम्प्रीहेंशन यानी समझ, एप्लीकेशन यानी अप्लाई करना, एनालिसिस यानी चीजों को तोड़ना, सिंथेसिस यानी जोड़ना, इवेलुएट जो कि एक बड़ी टर्म है, उसमें आप जो है वो चीज को पूरा समझ पाना, उसको असेस कर पाना, उसको देख पाना, उसकी सार्थकता को देख पाना। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, के से नॉलेज, के, सी से कॉम्प्रीहेंशन, ए स्क्वायर एप्लीकेशन एनालिसिस, एस ई। तो आप ये एक निमोनिक्स है, इस तरीके से लिखना, इस ये निमोनिक्स कहलाता है। कई बार ये सवाल भी आता है, तो उसको देखते हुए आप ये कर सकते हैं कि के से नॉलेज, सी से कॉम्प्रीहेंशन, ए से आप जो है एप्लीकेशन करते हो और सिंथेसिस एस से है। तो उसके पहले तो एनालिसिस आना चाहिए, तो दूसरा ए एनालिसिस का हो गया, ई से इवेल्युएशन हो गया। तो एम को जब आप बिहेवियर ऑब्जर्वेबल टर्म्स में लिखेंगे तभी आप जो है असेस कर पाएंगे और देख पाएंगे चीजें कितनी, जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट उन्हें अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एम को समरी में नहीं लिख सकते, एम तो स्टार्टिंग में होती है ना, समरी तो एंड में होती है। मोटिवेशन तो एक कॉन्सेप्ट है, आप उसको एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये इसकी तो थियरीज है। आप एम तो आपको लेसन प्लान में लिखना है ना, कि एक पिन पॉइंट की आप इस सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद बच्चा क्या क्या कर पाएगा। प्रीवियस नॉलेज तो लेसन प्लान का एक कंपोनेंट होता है जिसमें बताया जाता है कि पूर्व ज्ञान में बच्चे को अगर आप गुणा सिखा रहे हैं तो आप पूर्व ज्ञान मानेंगे कि बच्चे को जमा करना तो आता ही है,
तो वो तो आप प्रीवियस नॉलेज एक अलग से पार्ट ही होता है, वो एम के अंदर नहीं होता, वो तो हम ऊपर लिखते ही हैं कि ये चीज उसको पहले से आती है। तो इसका आंसर है बिहेवियर। अब हम करेंगे लेवल 3 के एस्टेट 2020 के पेडागोजी रिलेटेड सवाल। थोड़ा ये साफ नहीं है पीडीएफ, माफ कीजिएगा, मुझे यही मिला। बहुत सारी गणित जानने की बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन किस गणितज्ञ ने लिखा था? यह डेविड व्हीलर ने लिखा था। अगला सवाल, हु प्रपोज्ड कोन ऑफ एक्सपीरियंस? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो दिया था ये एजरडेल ने दिया था। अब हम देखते हैं एजरडेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या है। एजरडेल ने कहा था कि हमारी जितनी भी विजुअल एड्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हुई या फिर हमारे कोई सा भी हम एक्सपीरियंस बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम इस तरीके से कोन में लगा सकते हैं। सबसे नीचे आती है हमारी डायरेक्ट लर्निंग, यानी कि आप इमीडिएटली सेंसरी कॉन्टेक्ट है, आप अपनी सेंसेस से देखकर बच्चा सीख रहा है। जैसे कोई भी आप लैब में करा रहे हैं, प्रोजेक्ट करा रहे हैं, फील्ड ट्रिप में बाहर घुमाने ले जा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं। उसके बाद आती है लर्निंग जो कि ऑडियो विजुअल मटेरियल से रिलेटेड होती है, जो कि चार्ट से, ग्राफ से, पिक्चर से, स्लाइड से ऐसे दिखा रहे हैं। इसमें डायरेक्ट लर्निंग के अंदर स्टूडेंट जो है वो काफी एक्टिव है, कॉन्क्रीट है, चीजों को छू कर अपने आसपास के वातावरण में खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है। धीरे धीरे लर्निंग जो हो रही है ऑडियो विजुअल मटेरियल में, स्टूडेंट का रोल जो हो रहा है वो पैसिव होता चला रहा है, मगर चीजें फिर भी उसे दिखाई दे रही है, उसको सामने पेश की जा रही है। और जैसे जैसे सबसे ऊपर आते हैं, जैसे कि सिंबल्स आ गए, एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि रियलिटी उसको दिखाई नहीं दे रही, मैथ के मॉडल है, मैथ के फॉर्मूला है, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला, a-b का होल स्क्वायर, इस तरीके की लर्निंग जो कि वर्ड्स में है, जो कि मैथमेटिकल इक्वेशंस में है, वो उनकी जो रियलिटी से चीज वो बहुत दूर होती चली गई है, एब्स्ट्रैक्टनेस बढ़ती जा रही है। तो ऐसी लर्निंग जो है याद रखवाना वो बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है, अगर आप देखेंगे एजरडेल के कॉन ऑफ एक्सपीरियंस में, अगर आप साइकोलॉजी की थियरीज जो है जितने आपको अगर एग्जाम्पल के साथ समझाई जाती है या फिर आप अपने एक्सपीरियंस से रिलेट कर पाते हैं, अपने बच्चे को देखते हुए आप पियाजे की थ्योरी को रिलेट कर रहे हैं, तो वो आपको सबसे ज्यादा याद रहेगी, बजाय कि आपको सिर्फ सिंबल्स में, यानी कि आपको एक पूरी थ्योरी लिख कर दे दी और उससे फिर आपसे सवाल पूछी जाए। तो लर्निंग जो होती है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है। तो इसलिए कहा जाता है लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल एजरडेल के कॉन ऑफ एक्सपीरियंस के बाद काफी ज्यादा साइकोलॉजी में उन्हें माना गया और उस पर आधारित फिर आगे काम हुआ। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार तथा कुंजी है, यह कथन किसने कहा है? ये रॉजर बेकन ने कहा है। मैंने पहले भी कहा था इस तरीके के सवालों को करना है तो बार बार चीजों को पढ़िए, देखिए, आंखों के सामने से गुजारेंगे तो उतना आपको याद रहेगा, थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है ये सवाल इसमें ही आया है तो कई बार दूसरा भी आ सकता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेपर करेंगे तो कई बार रिपीटेड भी आ सकता है। तो इन सवालों को देखने का यही तरीका है कि बुक्स को पढ़िए। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार तथा कुंजी है, ये रॉजर बेकन ने कहा है। गणित शिक्षण को रोचक बनाने के उपाय नहीं हो सकते। पहला, गणित के व्यवसायिक मूल्य से परिचित कराना। अगर हम बच्चे को कमर्शियल वैल्यू ऑफ मैथ्स बताएंगे तो उससे तो रोचक होगा। आप कमर्शियल वैल्यू में बताएंगे, जैसे कि आपने बजट डिस्कस कर लिया, आपने और भी चीजें डिस्कस करी, जैसे कि आपने बच्चे से कहा कि टिकट्स हैं, बच्चा कोई मेले में जा रहा है, कोई फिल्म देखने जा रहा है, तो उसके कमर्शियल मूल्य में बताया कि पैसा कैसे रिलेटेड है, कैसे कैसे दुकान वाला या फिर कोई कितने की चीज क्या कितने में बेच रहा है। अगर एक पॉपकॉर्न आप मॉल में खरीद रहे हैं तो महंगा मिल रहा है, रेडी में सस्ता मिल रहा है। तो गणित के व्यवसायिक मूल्य की बात हुई ना, गणित कैसे व्यवसायों से रिलेटेड है, एक रेडी वाले की कितनी आय हो रही है और एक मॉल में बेचने वाले पॉपकॉर्न वो उसी चीज के पैसे ज्यादा क्यों ले रहा है। तो आप रोचक बनाएंगे ना, इससे तो शिक्षण और रोचक आएगा। आप एक्सपीरियंस इस क्लास में लेकर आ रहे हैं तो नहीं, तो ये नहीं हो सकता, ये तो सही बात है। तो ये इसका आंसर नहीं है। दूसरा, गणित में प्रयोगात्मक मूल्य पर जोर देना। मैथ्स की प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। मैथ्स हमारे हर चीज में, पैटर्न्स में अगर हम देखेंगे, अगर हम घर भी बना रहे हैं या फिर अगर कोई अपनी घर बना रहा है या कंस्ट्रक्शन का कहीं काम चल रहा है तो वो देखेगा कि कैसे ईंटों को लगाया जा रहा है, कैसे हर ईंट एक दूसरे से मिलती हुई है। तो गणित का प्रयोगात्मक मूल्य पर अगर वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस अपने आसपास देखेगा, उसको जोर देंगे तो उससे तो रोचक बनेगा। वो टेसिलेशन देख पाएगा, पैटर्न्स को रिपीट कर पाएगा, देखेगा कैसे पत्तियों में भी, नेचर में भी पैटर्न है, तो वो तो उसको अप्रिशिएट करेगा। तो ये तो सही है, हमें नहीं वाला बताना है तो ये आंसर नहीं हो सकता।
गणित के सांस्कृतिक मूल्य से परिचित कराना। हाँ, गणित का सांस्कृतिक मूल्य है। अगर हम देखा जाए तो इंडिया ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। इंडिया ने जो है डेसिमल सिस्टम दिया है वर्ल्ड को और जीरो दी है। जीरो से हमारी गणना कितनी आसान हो गई है। बेस 10 का सिस्टम हो गया है। हमारे डिफरेंट अगर हम देखा जाए तो पुराने सिस्टम थे, जैसे कि हमारे रोमन थे, उनका कैलकुलेशन सिस्टम कितना ज्यादा मुश्किल था। उन्होंने पहली से ऐसे 1, इसका भी ये सवाल आता है XLCDM। 1 जो है वो 1 है, X जो है वो 10 है, L जो है 50 है, C 100 है, D 500 है, M 1000 है। तो एक चीज को लिखने के लिए अगर हमें लिखना है 12 तक लिखना आसान तो होता है, मगर उससे ज्यादा टर्म्स लिखनी है तो हमें इन सिंबल्स को लिखते हुए हमें बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो इस तरीके की हम डिफरेंट सिस्टम्स को डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जो हमारा इंडियन न्यूमरल सिस्टम है वो कितना आसान है और उससे हम कितने बड़ी से बड़ी संख्या को इतनी आराम से हम लिख पाते हैं। तो सांस्कृतिक मूल्य से परिचय कराएंगे तो रोचक होगा। डिफरेंट टाइप्स की बताएं कि रोमन में ये ऐसा था, एक मयान सिस्टम था वो बेस 20 पे आधारित था, जैसे कि हमारा इंडियन है वो बेस 10 पे आधारित है। तो इस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं, तो उससे तो रोचक बनेगा। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ गणना करना सिखाना सिर्फ गणित का ये जो है हमारा रोचक करने का उपाय नहीं है। ये तो काफी मोनोटोनस हो सकता है, बोरिंग हो सकता है। यही तो दिक्कत आ रही है, सिर्फ बच्चा जो है गणित को गणना से जोड़ रहा है और इन सारी चीजों से नहीं जोड़ पा रहा है, इसलिए तो वो बोरिंग और रिलेट नहीं कर पाता। उसको वो एक अलग तरीके का सब्जेक्ट समझने लग जाता है जो कि सिर्फ क्लास में पढ़ाया जाता है। इसको तो हमें तोड़ने की आवश्यकता है। तो ये है इसका आंसर। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ तो कि ये मैथ्स के पेडागोजी से रिलेटेड सवाल आपको मदद करेंगे। कोई सा भी टेट जिसमें मैथ्स की पेडागोजी आती है उनके सवालों को हल करने के लिए। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो प्लीज मुझे फीडबैक या में दीजिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।